प्रभात वंदन। आज मैं पुनः मुद्रा राक्षस लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर ज्योत्सना, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हूँ और विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षस की दूसरी कड़ी में आज मैं आपके समक्ष राक्षस और चाणक्य के चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राक्षस और चाणक्य मुद्रा राक्षस नाटक के प्रमुख पात्र हैं और इन दोनों पात्रों के, इन दोनों चरित्रों का तुलनात्मक अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त की एक महनीय सफल कृति है, जिसमें कालिदास के समान कोमल भावों की तरलता नहीं है, न भवभूति के समान हृदय को रुलाने वाली करुणा का प्रसार है, न भट्टनारायण के समान योद्धाओं को समरांगण में प्राण देने के लिए न्योता देने वाले नगाड़े की गड़गड़ाहट है, परंतु जिसमें दो विशाल राजनीतिज्ञों के बुद्धि वैभव की नाना खेलों का विपुल आगार है और मानवता की भव्य मूर्ति को उपस्थित करने वाली नाट्य कला का सुंदर ओजस्वी रूप है। भारतीय जीवन में सुप्रसिद्ध चाणक्य की कौटिल्य नीति के साथ नंद वंश के अमात्य राक्षस की राजनीति के टकराव का अत्यंत सजीव व रोचक चित्रण इस नाटक में किया गया है। यह घटना नाटक प्रधान होते हुए भी वस्तुतः पात्र प्रधान हो गया है। विशाख दत्त की नाट्यकला का उत्कर्ष उनके द्वारा सुनियोजित पात्रों के चरित्र चित्रण में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उनके चरित्र चित्रण की यह महती विशेषता है कि प्रायः उनके पात्रों का चरित्र विरोध की पृष्ठभूमि में प्रभावपूर्ण ढंग से चित्रित हुआ है। पात्रों की विरोधात्मक प्रवृत्तियों में कहीं पर भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि उनकी विरोध प्रवृत्ति नाटककार की अपनी बनाई हुई मूर्ति मात्र है। उनका चारित्रिक विकास सहज स्वाभाविक रूप से हुआ है। विशाख दत्त अपनी नाट्य रचना चातुरी से एक दूसरे के ठीक विपरीत पात्र युग्मों की सृष्टि की है, जैसे चाणक्य राक्षस, चंद्रगुप्त मलयकेतु, निपुणक विराधगुप्त इत्यादि। चाणक्य और राक्षस दोनों अमात्य हैं और दोनों का उद्देश्य एक समान है, अतः दोनों के चरित्र में अनेक प्रकार के सारधम्य भी दृष्टिगोचर होता है। दूसरी ओर नाटककार ने उन दोनों के चित्रांकन में वैधर्म्य को भी रूपायित किया है। चाणक्य और राक्षस दोनों ही अमात्य हैं और दोनों ही अपने अपने वृहद राजवंश की चतुर्दिक उन्नति के लिए सचेष्ट हैं। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं तो राक्षस नंद वंश का महामात्य। दोनों ही अपने प्रतिपक्षियों के साथ के लिए राजनीतिक जाल बिछाते हैं। दोनों में निस्वार्थ भावना का दर्शन होता है। वे अपने उच्च आदर्शों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। वे दोनों राजनीतिज्ञ हैं, अतः अपने कार्यों की सिद्धि के लिए गर्हित से गर्हित काम को भी करने के लिए सदा प्रस्तुत हैं। अपनी कार्य सिद्धि के लिए वे दोनों ही राजनीतिक ताना बाना बुनते हैं और अपने अपने ढंग से वे इसे प्रतिफलित करने के लिए चेष्टा करते हैं। दोनों ही कार्य सिद्धि के लिए साधन को नहीं देखते, वरन मात्र साध्य ही उनका लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। चाणक्य और राक्षस के चरित्र में अनेक प्रकार की समानता होने पर भी दोनों के चरित्र में वैधर्म्य भी परिलक्षित होते हैं। राजनीति करने और उसे सही दिशा देने में चाणक्य राक्षस से बढ़कर हैं। राजनीति में भावुकता बाधक होती है और यही दुर्गुण है राक्षस में, जो उसे राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य से पीछे कर देता है। चाणक्य शुद्ध रूप में बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जबकि राक्षस भावुकता के कारण बुद्धिमान होने पर भी पीछे रह जाता है। राक्षस अपने मित्रों और सहयोगियों की दुर्दशा को देखकर और सुनकर रोने लगता है। प्रथम अंक में जब चाणक्य का गुप्तचर आता है, तब वह चाणक्य के पास में स्थित किसी आसन पर नहीं बैठकर नीचे बैठता है, लेकिन द्वितीय अंक में राक्षस अपने गुप्तचर को आसन पर बैठाता है और उसकी दयनीय दशा को देखकर रो पड़ता है।
इसी भावुकता के कारण ही राक्षस बंदी भी बनाया जाता है। चाणक्य का व्यक्तित्व जितना ही कठोर है उतना ही कोमल है राक्षस का व्यक्तित्व। राक्षस कभी भी अपने सहयोगियों या अनुयायियों पर अविश्वास नहीं करता है और न कभी उन पर कुपित होता है। शकटदास के विषय में यह जानकर कि उसने चाणक्य के लिए गूढ़ पत्र लिखा है, फिर भी उस पर अविश्वास नहीं करता है। इसके विपरीत चाणक्य अपने गुप्तचरों पर भी पूरा विश्वास नहीं करता और उसके सभी गुप्तचर एक दूसरे से अपरिचित हैं, जबकि राक्षस अपने सभी गुप्तचरों पर विश्वास करता है और सभी गुप्तचर एक दूसरे से परिचित जान पड़ते हैं। सिद्धार्थक, भागुरायण आदि पर विश्वास कर लेने के कारण ही राक्षस अपनी नीति में असफल हो जाता है और चाणक्य केवल अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करके अपनी नीति में सफल हो जाता है। राक्षस अपने गुप्तचरों के द्वारा चाणक्य और चंद्रगुप्त में भेद डालने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें वह असफल होता है। परंतु चाणक्य अपने गुप्तचरों के द्वारा राक्षस और मलय केतु में फूट उत्पन्न करने में पूर्णतया सफल होता है और इसी के कारण परिणाम स्वरूप राक्षस को मलय केतु का पक्ष छोड़ना पड़ता है। राक्षस अपने कार्य की विफलता पर दैव को उत्तरदायी मानता है। यही नहीं, उसके पक्ष के लोग भी असफलता का कारण दैव की प्रतिकूलता को ही मानते हैं, जैसा कि निम्न उक्तियों से चरितार्थ होता है। विराट गुप्त अमात्य देवस्यात्र कामचार किम क्रियताम राक्षस सहर्षम किम हतो दुरात्मा चंद्रगुप्त विराट गुप्त अमात्य दैवान्न हतः राक्षस स्वोद्वेगम कथमत्रापि देवेनोपहताः वयम राक्षस सवाष्पम विधि विलसितं तस्येदं विपुलं विधेर्विलसितं पुंसां प्रयत्नच्छिद्दः मलयकेतु केन तर्हि व्यापादितस्तातः राक्षस दैवमत्र प्रष्टव्यम। दूसरी ओर चाणक्य है जो दैव को कुछ भी नहीं समझता। चंद्रगुप्त के यह कहने पर कि नंदकुल के विद्वेषी दैव ने उनका विनाश किया, नंदकुल विद्वेषिना दैवेन, वह चाणक्य आवेश में आकर कहता है दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति। वह राक्षस जैसा शकुन अपशकुन पर विश्वास नहीं करता, उसमें पुरुषार्थ है और वह अपनी नीति और बुद्धि पर अटूट विश्वास करता है। तभी तो वह अपने शिष्य शारंगरव के यह कहने पर कि भद्रभट्ट आदि पहले ही प्रातः काल भाग गए, कहता है सबको जाने दो, केवल मेरी बुद्धि न जाए। एका केवलमेव साधन विधौ सेना शतभ्यो अपि अधिका नंदोन मूलन दृष्ट वीर्थ महिमा बुद्धिस्तु माँ गान मम। इस प्रकार राक्षस अनेक दृष्टियों से चाणक्य से न्यून है, फिर भी उसकी एकमात्र ऐसी विशेषता है जिसके कारण चाणक्य भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और चंद्रगुप्त के राज्य लक्ष्मी में स्थिरता लाने के लिए उसको आवश्यकता महसूस करता है। और वह विशेषता है राजनीति के साथ साथ सैन्य संचालन का गुण। राक्षस महान राजनीतिज्ञ होते हुए भी एक दुर्धर्ष सेनापति भी है, जो सेना के प्रत्येक अंग का संचालन करने में समर्थ है, परंतु चाणक्य उस गुण से पूर्ण रूपेण विहीन है। वह सैन्य संचालन का कार्य तनिक भी नहीं जानता। विराट गुप्त के कहने पर कि चाणक्य द्वारा कुसुमपुर घेर लिया गया है तो राक्षस कह उठता है अयि मयि स्थिते कुसुमपुरम परोस्यति प्रविरक प्रविरक क्षिप्रमिदानीं प्राकारं परितः शरासनधरैः क्षिप्रं परिक्रम्यता द्वारेषु द्विरदैः प्रतिद्विपक्षेद्भेदं क्षमैः त्यक्तव्य मृत्युमयं प्रहर्तुं मनसः मंत्रोर बले दुर्बले ते नियंतु मया सहैक मनसो येषाम अभिष्टम यशः। इतना ही नहीं, राजनीति के सिवा चाणक्य और कुछ नहीं जानता है, जबकि राक्षस में एक सामान्य मानव के भीतर विद्यमान प्रत्येक प्रकार के गुण अवगुण हैं। कोमलता, सदयता और सहिष्णुता का प्राबल्य है। राक्षस के चरित्र में तो चाणक्य के चरित्र में उसका सर्वथा अभाव है। राक्षस के हृदय में नंदवंश या मलय केतु के प्रति कोमलता विराजमान है,
लेकिन चाणक्य उस कोमलता से रहित है। अपनी कोमलता के कारण ही राक्षस मलय केतु को छोड़कर जब जाने लगता है तब भी उसके प्रति कुछ बुरा भला नहीं कहता, और नाटक के समाप्ति के समय मलय केतु को मुक्त भी करा देता है। परंतु चाणक्य किसी भी अपराध करने वाले को कठोर से कठोर दंड देने में भी विचलित नहीं होता। चाणक्य में साम दाम दंड भेद सभी उपायों का सुंदर समन्वय हुआ है, लेकिन राक्षस में दंड रूप उपाय का अभाव पाया जाता है। चाणक्य में दूरदर्शिता, लगन, आत्मविश्वास तथा जागरूकता है। इसके विपरीत राक्षस पग पग पर गलती करने वाला चाणक्य धीर प्रकृति का है और राक्षस अधीर प्रकृति का और विस्मरणशील भी है। चाणक्य कठोर और किसी के समक्ष नहीं झुकने वाला है, जबकि राक्षस स्वभाव से कोमल और सज्जन है। राक्षस अपनी सहायता के लिए अपने सहायकों पर आश्रित है, चाणक्य केवल अपनी बुद्धि पर आश्रित है। चाणक्य व्यक्ति को मोहरा बना देता है, जबकि राक्षस व्यक्ति को व्यक्ति ही रहता है। नाटककार ने राक्षस के चरित्र को इस रूप में चित्रित किया है कि वह सहृदयों के लिए सहानुभूति का पात्र बन जाता है, परंतु चाणक्य के लिए कहीं भी सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती। संक्षेप में कहा जा सकता है कि चाणक्य बुद्धि प्रधान शुष्क व्यक्तित्व संपन्न अमात्य है, तो राक्षस बुद्धि के साथ साथ पराक्रम संपन्न कोमल हृदय को धारण करने वाला अमात्य है। उसमें बुद्धि तत्व की न्यूनता होने पर भी हृदय तत्व की प्रचुरता है। उसकी मानवता, कोमल हृदयता तथा मित्रवत्सलता नितांत श्लाघनीय है, परंतु राक्षस में अनेक गुणों का समाहार होने पर भी चाणक्य अपनी बुद्धि में अनुपमेय है। अतएव वह राक्षस की नीति को असफल करने में समर्थ हो जाता है और अंत में राक्षस को अपनी नीतिगत पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। फिर भी राजनीति के अखाड़े में पराजित होने पर भी राक्षस मानवता के क्षेत्र में विजयी सिद्ध होता है। अतः दोनों के तुलनात्मक अध्ययनोपरांत कहा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस की सारी लड़ाई चाणक्य जैसे कुशल महावत और राक्षस जैसे स्वच्छंद वन्य गज की लड़ाई है। एक राक्षस को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहता है तो दूसरा उसकी चालों में फंसना नहीं चाहता, पर चाणक्य इतना कुशल महावत है कि वह अनेक तृणाच्छादित गर्तों को खोदकर राजनीति की कृत्रिम हथनी को उस मस्त हाथी को फांसने का साधन बनाता है, और लाख बचाने की कोशिश करने पर भी वह एक दिन इन गर्तों में एक में गिर पड़ता है। चाणक्य की गुणवत्ता नीति रज्जु उसे बांध लेती है। इस प्रकार मुद्रा राक्षस की लड़ाई इस तरह चलती है कि चाणक्य का प्रतिनायक राक्षस सावधान रहते हुए भी चारों ओर से घेर लिया जाता है और उसे यह पता नहीं कि वह जाल में फंसने जा रहा है। उसे सारे खेल का पता तब चलता है जब वह फंस चुका होता है। मुद्रा राक्षस की लड़ाई चाणक्य और राक्षस की लड़ाई नहीं, उनकी नीतियों की लड़ाई है। नाटक का सारा कौतुक दोनों की चाल और मोहरों को बचाकर दूसरी चाल चलने की चतुरता में है। दर्शक पास में बैठा इन शतरंज के खिलाड़ियों की चालें देखकर अभिभूत होता रहता है। निष्कर्षतः चाणक्य और राक्षस के युगल चरित्रों का तुलनात्मक अध्ययन संस्कृत वाङ्मय में मुद्रा राक्षस को अद्वितीय बनाते हुए विशाख दत्त को एक महान नाटककार बना देता है। धन्यवाद।